दोस्तों नमस्कार। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की जो सूची है वो कल 16 मार्च को जारी होगी और इस सूची के जारी होने के बाद पार्टी के भीतर घमासान तेज हो गया है और 26 महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष दोनों के 26 पोस्ट ऐसी हैं जिनको अभी डिक्लेयर नहीं किया जा सका। इसी घमासान के चलते आज हम इस पे बात करेंगे कि आखिर वो क्या परेशानियां हैं पार्टी नेतृत्व की जिनके चलते वो 26 पोस्ट जो हैं उनको होल्ड पे लेनी पड़ी, डिक्लेयर नहीं कर पाए और इनको डिक्लेयर करने में भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया, प्रभारी मंत्रियों से कहा गया कि आप पार्टी के जिला कार्यालय पर मीटिंग बुलाइए, इकट्ठा रहिए, वहाँ पे आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा और जिसको चुना जाएगा, जिसको बनाया जाएगा, उसके पास मैसेज आ जाएगा। यूँ तो राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र लगभग ना के बराबर है, ख़त्म हो गया है और लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इसकी औपचारिकता भर जरूर करती है कि वो मंडल अध्यक्षों का चुनाव कराती है। पहले मंडल अध्यक्ष, फिर नॉमिनेशन फाइल होते हैं जिला और महानगर अध्यक्ष के लिए और फिर वोटिंग होता है उसमें और वोटिंग के बाद फाइनल डिक्लेरेशन होता है। फिर आखिर ऐसी भी क्या बेचैनी और परेशानी है कि अगर जिले लेवल पे वोटिंग हो रहा है, अगर रियल में लोकतंत्र है आपकी पार्टी के भीतर, तो इसमें क्या दिक्कत है कि आपने सेम डे आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। एक जिले में ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30, 50, 60, 70, 80 तक मंडल अध्यक्ष होते हैं, तो आप इतने लोगों का वोट एक दिन में डलवा करके एक ही दिन में साथ के साथ रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। लेकिन राजनीति में गणेश परिक्रमा का अपना महत्व होता है, राजनीति में साम दाम दंड भेद का बड़ा महत्व होता है, आपकी जाति का बड़ा महत्व है, आपके पास धन कितना है इसका बड़ा महत्व है और इलाकाई समीकरण क्या है इसका बड़ा महत्व है। राजेश भाई साहब, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि समीकरण जो घोषित हुए हैं नतीजे जिला अध्यक्षों के, उनके बाद भारतीय जनता पार्टी की क्या परेशानियां बढ़ गई हैं, क्या हलचल चल रही है इस समय सियासी हलकों में, और दूसरा ये कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में, लेकिन देखिए कितनी असमानता है, महिलाओं के प्रति कितना भेदभाव है राजनीति के भीतर कि पार्टी संगठन में भी उन्हें 33% रिजर्वेशन तो क्या दिया जाता, 10% हिस्सेदारी भी नहीं दी गई। पूरी जितने भी रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, मेरे ख्याल में 72 रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं अभी, 72 में केवल 5 महिलाओं को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो आप सोचिए कि ये कितनी कम हिस्सेदारी महिलाओं की है, ना के बराबर हिस्सेदारी महिलाओं की है। और भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो महिलाओं को, दलितों को हिस्सेदारी देगी। कहा जा रहा था कि 22% दलितों को हिस्सेदारी दी जाएगी। दलितों की भागीदारी ना के बराबर है, महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर है। तो क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी तरह से सार्थक होगा, इसी तरह से जमीन पर लाया जाएगा? क्या दलितों के पांव धोने भर से ही सियासत चलती रहेगी या उनको राजनीति में हिस्सेदारी, पार्टी में हिस्सेदारी भी दी जाएगी? ये सवाल बड़े हैं। राजेश भाई साहब, पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक बार एक ओवरव्यू दीजिए कि कास्ट लेवल पे क्या इक्वेशंस बैठाए गए हैं, क्या सोशल इंजीनियरिंग बैठाई गई है जो रिजल्ट्स टोटल डिक्लेयर किए गए हैं उनमें। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बात है, अभी आपने बताया कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया बीजेपी ने, तो हमें लगता है ये सब कहने की बातें हैं। और जब 33% आरक्षण की बात करती है महिलाओं के बारे में, तो अगर बीजेपी में दम था तो 33% आरक्षण घोषित करते, जारी करते इस चुनाव में। ये जो संगठन का चुनाव हुआ है और जब लगातार दम, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ आपकी बात से कि दम नहीं। सत्ताधारी पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करती है और डबल ट्रिपल इंजन सरकार है, तो दम तो पर्याप्त है। लेकिन इच्छा तो नहीं जो है। समाज के दबे कुचले पिछड़े तबके हैं, वो चाहे महिलाएं हों, महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार भारतीय समाज में होता रहा है, या फिर दलित हों, दोनों को हिस्सा देना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल वो उस पर काबिज बने रहना चाहते हैं, बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। और ये जो सब संसद में, विधानसभा में बातें होती हैं, ये सब कहने की बातें होती हैं। अगर रियल में इन्हें उसे धरातल पर उकेरना था तो 72 जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं। और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी इतनी डरी हुई है, संगठन के चुनाव को लेकर इतनी डरी हुई है। और ये भी बात गलत है राणा जी, ये सब कहने की बातें हैं कि चुनाव धरातल पर कराया है। चुनाव सिर्फ चेहरा देख कर किया है, क्षेत्र की स्थिति देख कर किया है, जाति को देख कर किया है और कौन कितना बलशाली है पैसे में उसे देख कर किया गया है। जितने लोग घोषित हुए हैं आप उठा कर देख लो, एक में भी बीजेपी, अगर चुनाव की बात करें
तो जब 10 जनवरी को तमाम नामांकन किए गए तो नामांकन से पता चल जाएगा कि कितने मंडल अध्यक्षों ने किसे जिला अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव बने और उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए। वो इसमें तो एक बात और भी है कि एक जिले में मंडल अध्यक्षों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो आप मान लीजिए 100 मंडल अध्यक्ष भी किसी जिले में हैं या 150 भी हैं या 250 भी हैं, तो एक दिन में वोट डलवा के उनके रिजल्ट वहीं पे चुनाव अधिकारी घोषित कर सकता है। इसमें इसकी क्या जरूरत है कि लखनऊ में रणनीति बन रही है, दिल्ली में सूची तलब हो रही है, वहां पे रखी जा रही है। अगर रियल में डेमोक्रेसी आपकी पार्टी के भीतर, तो आप वोट डलवाएं और साथ के साथ नतीजे घोषित कर दें। लेकिन ये आपकी परंपरा है नहीं, तो ऊपर से तय होते हैं। जितने भी अभी नाम डिक्लेयर हुए हैं, इसमें डॉक्टर साहब ये सब देखा गया है कि कौन धनबल में कौन मजबूत है। एक बार आप पहले ये थोड़ा ये बताएंगे तो अच्छा रहेगा कि कास्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन किसका कितना है। मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, ये 72 जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष उन्होंने घोषित किए हैं। मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें 39 इसमें सामान्य वर्ग से हैं, जिसमें 20 ब्राह्मण हैं, 10 ठाकुर हैं, 4 वैश्य हैं, 3 कायस्थ हैं, 2 भूमिहार हैं और इसके अलावा 25 ओबीसी हैं, 6 अनुसूचित जाति हैं और 1 पंजाबी है। टोटल ये डिक्लेयर है। अब मैं इसमें एक बार बता दूं आपको कि किस किस कास्ट का कितना से प्रतिनिधित्व हुए, ये बता दिया। इसमें 1 पंजाबी है, 1 अध्यक्ष यादव जाति से हैं, 1 बढ़ई से हैं, 1 कश्यप से हैं, 1 कुशवाहा से हैं, 1 पाल से हैं, 1 राजभर से हैं, 1 सैनी से हैं, 5 कुर्मी से हैं, 5 कुर्मी, 2 मौर्य हैं, 4 पिछड़ा जो वैश्य वर्ग है उससे हैं, 2 लोध से हैं, एक धोबी से है, 1 कठेरिया है, एक कोरी है और 3 पासी है। ये टोटल 72 नाम डिक्लेयर हो गए हैं। इसमें ने सबको प्रतिनिधित्व किया है। जब एक तरफ मोदी जी और तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज जब ये बात करते हैं कि ओबीसी के नाम पे बीजेपी देश में मतलब हुकूमत के लिए तैयार हुई है, ओबीसी का बड़ा वोट बैंक है, तो जब संगठन तैयार हुआ और संगठन में जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, तो इससे पता चलता है कि बीजेपी की मंशा क्या है, बीजेपी किस वर्ग को कितना नहीं। देखिए, इसमें कई चीज़ें भी हैं राजेश भाई साहब। जैसे जिला अध्यक्षों के पद तो सीमित हैं, 75 जिले हैं पूरे प्रदेश में, और मेरे ख्याल में 98 टोटल, ये इनको महानगर और जिला मिला के टोटल 98 टोटल नंबर है। अब 98 में तो यूपी में तो 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा जातियाँ हैं, तो 98 में सबका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद भी बड़े सवाल ये हैं कि सोशल मीडिया में कई जातीय संगठन, जातीय समूह लगातार दबाव बना रहे हैं। त्यागी समाज में भारी आक्रोश है। मुजफ्फरनगर के त्यागी समाज के तमाम नेता सोशल मीडिया में इसको लेकर के कैंपेन चला रहे हैं। गुर्जर नेताओं में भी भारी नाराजगी है इसको लेकर के। मेरठ में अभी 2-3 दिन बाद ही मेरठ में एक बड़ी मीटिंग कॉल की है गुर्जरों ने। शायद उसके पीछे रणनीति यही है कि ये जो असंतोष पनपा है कि हिस्सेदारी कम मिली है, इसको न्यूट्रलाइज किया जाए उसके ज़रिए। और कई इलाकों में तो ये भी कहा गया कि वेस्टर्न यूपी में चूँकि पॉलिटिक्स में जाटों का एक दखल रहता है, लेकिन संभल में केवल उनको एक जिम्मेदारी मिली है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि संभल को इसलिए दिया गया, संभल में जाट जिला अध्यक्ष, चूँकि मुजफ्फरनगर 2013 के मुजफ्फरनगर के बाद संभल को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, तो वहाँ अगर मुस्लिम्स और जाटों के बीच में कंट्राडिक्शंस पैदा होंगे तो उसका इम्पैक्ट पूरे वेस्टर्न यूपी पे आएगा, पोलराइजेशन करने में मदद मिलेगी। तो हो सकता है कि इस तरह की कोई रणनीति देखो, हो। क्षेत्र को देख के इन्होंने सब किया है। अगर वेस्ट यूपी में 3 मंडलों की बात करें डॉक्टर साहब, जैसे 3 मंडल मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, मुरादाबाद मंडल हो गया, तो मैं इसकी सूची बताऊं, 3 मंडलों में अभी तक एक जाट जाति से एक मौका दिया गया संभल में, हरिंदर चौधरी को। और जहाँ तक ब्राह्मणों की बात है तो यहाँ भी सिर्फ एक को मौका दिया गया है, वो भी नोएडा जिला अध्यक्ष के लिए। 3 मंडलों में एक ब्राह्मण, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाँ, सिर्फ एक ब्राह्मण, एक जाट जी। अब मैं एक बार बता दूं कि रामपुर में जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार है। हरीश गंगवार, चूंकि गंगवार की बड़ी संख्या है वहाँ, गंगवार बाहुल्य है। और मुरादाबाद जो जिला है, यहाँ से आकाश पाल को उसको मौका दिया गया है, वो आकाश पाल है, पाल जाति से। और ये मुरादाबाद महानगर से गिरीश मंडूला हैं, पंजाबी समाज से आते हैं, जो मुझे बताया गया। दूसरा बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में भूपेंद्र सिंह चौहान को मौका दिया गया है। सहारनपुर जो महानगर है वहाँ शीतल बिश्नोई को मौका दिया गया है। मुजफ्फरनगर में जो सुधीर सैनी पहले जिला अध्यक्ष थे, उन्हें दोबारा रिपीट कर दिया गया। गाजियाबाद में चैन सिंह हैं, ये गुर्जर हैं, इन्हें मौका दिया गया, यहाँ गुर्जर बनाए हैं। और यहाँ महानगर अध्यक्ष के पद पर मयंक गोयल हैं। नोएडा की बात करें महानगर में, यहाँ महानगर के अध्यक्ष महेश चौहान हैं
और नोएडा जिला अध्यक्ष के उसमें अभिषेक शर्मा को दिया गया है। संभल में यहाँ हरिंदर चौधरी को मौका दिया गया है। बुलंदशहर में विकास चौहान को मौका दिया गया है। तो इसमें अगर बात करें, इसमें 3 ठाकुर हैं। बुलंदशहर से ठाकुर हैं, आपके बिजनौर से ठाकुर हैं और आपके नोएडा ठाकुर हैं जी। और यहाँ अगर हम बात करें तो एक गुजर को मौका दिया गया है गाजियाबाद जिले के, एक ब्राह्मण को मौका दिया गया है और एक जाट जाति को मौका दिया गया है। अब यहाँ चूंकि कई जिले हैं जिनको होल्ड कर दिया गया, इसमें यहाँ मेरठ जिला होल्ड पे है, बागपत होल्ड पे है, हापुड़ होल्ड पे है, शामली होल्ड पे है, सहारनपुर जिला होल्ड पे है और अमरोहा होल्ड पे है। अब इसमें देखना होगा कि क्या है। हालांकि विवाद बीजेपी को पहले से डर लग रहा था और डॉक्टर साहब डर ये लग रहा था क्योंकि 2027 का चुनाव पास में है। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी भी है। दूसरा, अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। इतनी डरी हुई बीजेपी के 5 महीने हो गए। 5 महीने जो धुरंधर लगे हुए हैं, वो धुरंधर संगठन के चुनाव करने में पसीने छूट गए। उसके बाद भी मात्र 98 महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की सूची सार्वजनिक एक साथ नहीं हो पाई। ये जो होल्ड पे है, यहाँ नेताओं की प्रतिस्पर्धा दांव पे लगी हुई है। कहीं प्रदेश के अध्यक्ष की प्रति दांव पे है, तो कहीं संगठन महामंत्री प्रदेश के उनकी दांव पे है, कहीं मुख्यमंत्री की प्रति दांव पे लगी हुई है। दरअसल मेरा सवाल ये है राजेश भाई साहब कि भारतीय जनता पार्टी तो बात करती है कि वो कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करती, वो हिंदुओं को एकजुट करने की बात करती है। तो फिर ये कास्ट का फैक्टर कहाँ से आ गया बीच में? ये सोशल इंजीनियरिंग किस तरह की है जिसमें कास्ट इक्वेशन भिड़ाया जाता है विधानसभा का टिकट देने से पहले, लोकसभा का टिकट देने से पहले, संगठन के पद बांटने से पहले? दरअसल ये तो प्योर हिंदुत्व के दीवार पर बीजेपी खड़ी हुई है और ये सब तो कहने की बात है। हाँ, ये है कि जैसे वेस्ट यूपी की अगर हम बात करें तो वेस्ट यूपी में जब से चौधरी साहब बीजेपी में शामिल हुए हैं, जयंत चौधरी, तब से बीजेपी बेफिक्र होगी। बीजेपी सबसे ज़्यादा इनसिक्योर अगर पूरे प्रदेश में कहीं थी तो वेस्ट यूपी में थी। वेस्ट यूपी में इसलिए इनसिक्योर थी कि लगातार यहाँ चाहे गन्ने का इशू हो, चाहे यहाँ शुगर मिलों का इशू हो, सबसे ज़्यादा आप पूरे प्रदेश को उठा कर देख लो, पूरे प्रदेश में अगर मूवमेंट चलते हैं तो सिर्फ वेस्ट यूपी में चलते हैं। और वेस्ट यूपी में पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं कि सब लोग चलाते हैं। अब तो कहने को बहुत सारे संगठन बन गए, किसान संगठन, लेकिन संगठन सबसे प्रभावी भारतीय किसान यूनियन है और इसमें सबसे ज़्यादा जाट जाति के लोग होते हैं जो किसान हैं और वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट चलाते हैं। जब से चौधरी साहब बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी एकदम बेफिक्र इसलिए होगी क्योंकि एक तो जो निगेटिविटी थी, जो लगातार विरोध होता था, वो विरोध होना बंद हो गया। और विरोध ना होने से बीजेपी ये भी नहीं चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ दखल बहुत ज़्यादा नहीं चाहती। ये जयंत चौधरी हैं तो एकदम सिक्योर है। आप जाति की बात में मेरा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव जब आया तो ठाकुर समाज का भयंकर विरोध झेलना पड़ा। पंचायतें हुई पूरे वेस्टर्न यूपी में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में और गुजरात तक पंचायतें हुई। और हमने देखा कि इलेक्शन का रिजल्ट आया तो एक इम्पैक्ट भी दिखा उसका। इसी तरह से त्यागी समाज ने अपने प्रत्याशी उतार दिए मुजफ्फरनगर में। वो लगातार नोएडा से लेके और सहारनपुर तक त्यागी समाज में एक आक्रोश था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि अगर उसमें ऐसी जातियां जो राजनीतिक तौर पे जागरूक हो रही हैं, राजनीतिक तौर पे लामबंद हो रही हैं, ऐसी जातियां अगर उससे छिटक जाएंगी, नाराज हो जाएंगी, तो उनका जनाधार घट जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो मुश्किलों में फंस जाएंगे? तो क्या इसलिए वो कास्ट कॉम्बिनेशन साध रहे हैं या कोई और वजह है, या वो केवल मैं इस सवाल को रिपीट कर रहा हूँ कि वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो जिला अध्यक्षों के पद तय करते समय जातियाँ देखे, टिकट बांटते समय जातियाँ देखे? मैं डॉक्टर साहब, हिंदुत्व का तो एजेंडा है बीजेपी का। और आप देखो, ये तो 2024 तो अभी गया है, 2024 का हमने देखा किस तरह का हुआ। जब आचार संहिता लगी हुई थी उस समय बड़े बड़े सम्मेलन हुए और सम्मेलन का नुकसान ये हुआ कि बीजेपी को 40 सीट गंवानी पड़ी पूरे उत्तर प्रदेश में। और ऐसा नहीं है, ये जो विरोध चल रहा है, क्या ये डर है कि अब जो त्यागी समाज की नाराजगी है, जैसे इस पूरी जो जिला अध्यक्षों की सूची है उसमें लोध समाज का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, उनकी आबादी कहीं ज़्यादा है, ऐसे ही दलितों की हिस्सेदारी बहुत कम है, महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है, ऐसे ही वेस्टर्न यूपी में देखें तो एक जाट रिप्रेजेंटेशन है, गुजरों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, त्यागी समाज का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। ओवरऑल पूरे प्रदेश में चूँकि जिस बेल्ट में ब्राह्मण लीड करते हैं उस इलाके में तो ब्राह्मणों को लगभग 20 पद दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में 20 पद सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को दिए गए, चूँकि ईस्टर्न यूपी के एक बड़े हिस्से में ब्राह्मणों का पॉलिटिकली जो इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा अहम होता है और वो सत्ता बनाने और गिराने में भूमिका निभाते रहे हैं। मायावती की सरकारें बनी तो तब उस वोटर ने, उस लीडर ने बड़ी भूमिका निभाई और वेस्टर्न यूपी में वो उतना इफेक्टिव नहीं है तो इधर रिप्रेजेंटेशन कम कर दिया। तो लेकिन क्या ये जो नाराज़गी है इलाकेवार,
ये नाराजगी इन जातियों के नेताओं के भीतर, इन जातीय संगठनों के भीतर अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह पनपी तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं आने वाले समय में? क्या यही डर है भारतीय जनता पार्टी को जिसकी वजह से 26 सीटें होल्ड कर ली गई हैं? नाराजगी तो डॉक्टर साहब है, ये तो बीजेपी को पता है। अगर नाराजगी ना होती तो एक नए तरह का इस समय इन्होंने कॉन्सेप्ट पे चुनाव कराया है। आप बताइए कि 13 मार्च को लखनऊ में मीटिंग होती है और मीटिंग में तमाम सूची को संशोधित कर लिया जाता है, और चूँकि होली का दिन था तो उसके बाद करनी, तो 15 तारीख का दिन ये रखा गया। 13 में शाम को तय कर दिया कि हर जिले में अलग अलग प्रभारी बनाए गए। प्रभारियों को कहा गया कि आपकी जिम्मेदारी है, आप 15 तारीख को हर जिले में मीटिंग करोगे और मीटिंग करके उन लोगों को ये कहोगे कि हाईकमान ने जो नाम दे दिया वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा सहर्ष। इसके बाद 16 में सार्वजनिक सूची नहीं की गई, जो प्रभारी बनाए गए लखनऊ से उनके व्हाट्सएप पे सूची मैसेज आया और उन्होंने मीटिंग के बीच में उसे सार्वजनिक किया। तो ये भी तो डर था। आज सोशल मीडिया का दौर है, तो ये डर तो अभी भी रहेगा। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे मौके हैं, विरोध होना शुरू हो गया पूरे प्रदेश में जिला अध्यक्ष को लेकर कि वो लेकर कि जिस जाति का जितना प्रतिनिधि जिस एरिया में है वहाँ उन्हें पूरा मौका नहीं दिया गया, पूरा अवसर नहीं दिया गया। और विरोध की वजह बीजेपी की, हालांकि सामने एक ऑप्शन ये है कि अभी क्षेत्रीय चुनाव होने हैं, अभी प्रदेश का चुनाव होना है। ऐसा भी हो सकता है फिलहाल, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जिन जातियों को कहीं कम वो दिया गया है, हो सकता है कि जो प्रदेश का भी चुनाव होने वाला है एक सप्ताह बाद, उसमें उनकी भूमिका ज़्यादा हो जाए, या क्षेत्र में जब, क्योंकि चारों क्षेत्रों में भी चुनाव होना है, उनमें उनकी भूमिका ज़्यादा हो जाए। और ये ऐसा माना जा रहा है कि जिन जातियों का ज़्यादा प्रतिनिधित्व इसमें किया गया है, तो उन जातियों का प्रतिनिधित्व क्षेत्र में और प्रदेश में कम हो सकता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। हालांकि जब करेंगे उसकी बात है। बीजेपी का कहना कुछ और होता है, मैं तो संगठन की बात कर रहा हूँ। जब शोर मचाते हैं विपक्ष में, को सरकार होती है, बोले 33% आरक्षण करो महिला का, और अब चाहे देश का मामला हो चाहे स्टेट का मामला हो, सरकार इनकी है। अब इस संगठन के चुनाव में देखो जो शोर मच रहा था कि सूची इसलिए रोक दी गई कि महिलाओं को पूरा जो उनका आरक्षण है वो दिया जाएगा। महिलाओं को आरक्षण कितना दिया गया? 72 जिलाध्यक्ष बनने थे, 72 में 5 महिला हैं। अब कहो कौन कहेगा? और दलितों का भी यही। और दलितों के बारे में जब कहते हैं कि दलित और हाँ डॉक्टर साहब एक और, जो जितने दलितों के नाम आए हैं, जो दलित नाम आए हैं, उसमें जो हम जैसे कहते हैं कि जो बसपा कैडर वोट है उसका कहीं नाम नहीं है। उसमें खटीक जाति से है तो जिलाध्यक्ष है, कोरी है तो जिलाध्यक्ष है, पासवान है तो जिलाध्यक्ष है। जो बीजेपी, जो बसपा का और असपा का जो कोर वोटर है, उसमें कोई जिलाध्यक्ष नहीं बना। तो क्या ये माना जाए कि कोई महिला यूपी की प्रदेश अध्यक्ष हो सकती है? आपको क्या संभावनाएं लगती है? क्योंकि 2027 के चुनाव में ऐसा रिस्क तो बीजेपी नहीं लेगी, क्योंकि बड़ा स्टेट है, देश का सबसे बड़ा स्टेट है। क्या महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाना जोखिम भरा है? भाजपा के लिए जोखिम भरा है। आज भी भाजपा के जो हाईकमान के लोग हैं वो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की महिला प्रतिनिधित्व अगर उन्हें दिया जाए तो उनका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। उसका पता इस तरह चल रहा है कि ये जो संगठन के चुनाव है इसमें कितना बहुत मामूली भर जो दिया गया है आरक्षण, जो बहुत मामूली। तो क्या इसलिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसलिए दिया गया कि महिलाएं राजनीतिक तौर पे उतनी बड़ी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाती? ऐसा लगा बीजेपी ने सूची में ऐसा सोचा बीजेपी ने। अगर उन्हें लगता, मैं बीजेपी ने क्या सोचा ये नहीं जान रहा। आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? मेरे एनालिसिस में मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो तमाम जो बहुत सारे दावे होते हैं, जो घोषणाएं होती हैं, वे सिर्फ कागजों तक या मीडिया तक सीमित होती हैं। जब धरातल की बात होती है तो अलग होती है। और मुझे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगा कि यहाँ महिला प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, इसीलिए क्योंकि बीजेपी की जो कोर कमेटी है वहाँ बड़े बड़े लीडर हैं और बीजेपी विश्वास भी नहीं कर रही। और आप बताओ पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कोई एक महिला ऐसी नहीं है बीजेपी की? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है कोई अहमियत नहीं? रिजल्ट से ऐसे पता चल रहा है, जो रिजल्ट घोषित हुआ है। क्या दलित प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं? अब ये कहा जा रहा है कि दलित प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, दलित हो सकता है कोई, क्योंकि कुर्मी बड़ा वोट बैंक प्रदेश में, कुर्मी से कोई हो सकता है, कुर्मी हो सकता है, अति पिछड़े वर्ग से कोई हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखना यह है कि हमें लगता है जैसे कुछ लोगों ने बताया कि जिन बड़ी जातियों का इस चुनाव में, मतलब संगठन के चुनाव में कम प्रतिनिधित्व किया गया है, उसके लिए हो सकता है कि क्षेत्र और जब प्रदेश का चुनाव होगा संगठन का, उसमें ज़्यादा अहमियत दी जा सकती है। यानी किसी ठाकुर के प्रदेश अध्यक्ष होने की संभावनाएं बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहाँ पे पहले से हैं और जिला अध्यक्ष भी काफ़ी संख्या में बने हैं। किसी ब्राह्मण के भी बनने की संभावनाएं कमज़ोर पड़ गई हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम उसी से आते हैं। दूसरा उसके साथ 20 जिलाध्यक्ष अब बन गए हैं, तो ये उनका दावा भी यहाँ कमज़ोर पड़ जाता है। और इसकी बड़ी संभावना है कि अदर बैकवर्ड कास्ट से, हालांकि 25
जिला अध्यक्ष हैं अदर बैकवर्ड कास्ट से, लेकिन वो बहुत सारी जातियां अदर बैकवर्ड कास्ट में, और यूपी में जो बहुसंख्यक आबादी है वो भी अदर बैकवर्ड कास्ट की है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष भी किसी अदर बैकवर्ड कास्ट से हों, और लंबे समय से ये एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी करती हुई चली आ रही है। अब आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका क्या कहना है महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के मामले में बीजेपी ने कम प्रतिनिधित्व क्यों दिया है? ये दावे करने के बाद प्रधानमंत्री खुद सदन में खड़े होकर कहते हैं, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है पेश किया जाता है और कानून बनाया जाता, महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की जाती है, तो पहला सवाल तो ये कि उसको तत्काल लागू नहीं किया जाता, भविष्य के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरा, पार्टी संगठन में उतनी हिस्सेदारी नहीं दी जाती, दलितों को भी हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है उतनी। तो क्या ये सेगमेंट्स सिर्फ वोट लेने के लिए हैं? इनको आगे कुर्सी पे बैठने का मौका नहीं मिलेगा, कलम चलाने का मौका नहीं मिलेगा? आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। और अगर इस तरह की खबरें, पॉलिटिकल खबरें आप टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेब पोर्टल politicaladda.com पर जाइए, और politicaladda.com पर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, बहुत सारे एविडेंस के साथ मिलेंगी, प्रूफ के साथ मिलेंगी। वहाँ पर हमारे वीडियोस के लिंक भी मिलेंगे आपको, और तमाम पॉलिटिकल खबरें एक ही जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर, एक क्लिक पर अवेलेबल हो जाएंगी। राजेश भाई साहब, कोई कंक्लूडिंग कमेंट आप करना? सिर्फ ये कंक्लूडिंग है तो मुझे लगता है, और मैं ये चूँकि ऐसा एनालिसिस रिपोर्ट कह रही है कि प्रदेश नेतृत्व में जो लगातार बात चली थी कि कोई ब्राह्मण इस बार प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, काफ़ी दिनों नहीं बना, तो हमें लगता है कि ब्राह्मण और ठाकुर वर्ग से प्रदेश नेतृत्व के लिए क्षमता इस समय हमें संभावनाएं कम है, और ओबीसी से कोई चेहरा यूपी की कमान संभाल सकता है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।